है, उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है। और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज है वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो, जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सबके बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपैक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है।